ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह करने का मंसूबा है इसराइल और अमेरिका की जानिब से कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाए, खास तौर पे जो तवानाई का है। तो अगर ये करेंगे तो ये तो फिर खलीजी ममालिक पे भी यही करेगा ईरान। देखिए, अगर आप ईरान से उसके तेल के कुएं जला देंगे, उसकी रिफाइनरीज जो है उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, और ये सब अगर आप ईरान में करेंगे तो ईरान उसका बदला कहीं तो लेगा कि अगर हमारा कुछ नहीं बचेगा तो किसी का भी कुछ नहीं बचेगा। तो इससे फिर दुनिया कई सालों तक बाहर नहीं आ सकेगी, बहुत सीरियस इशू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर पूरी दुनिया का बहुत बड़ी हद तक इन्हिसार है। अब ये एक बहुत बड़ा जुआ है कि इसराइल और अमेरिका खेलते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अभी भी जारी है, ईरान उनको सीरियस ले ही नहीं रहा, वो वापस जवाब देता है उनको। जबकि नेतन्याहू गायब है, आज तीसरा दिन शुरू हो गया नेतन्याहू की कोई फुटेज अभी तक तो मैंने नहीं देखी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ना मैंने उसका कोई स्टेटमेंट सुना है, बल्कि अमेरिका से कुछ बड़े अहम लोगों ने नेतन्याहू के साथ और एक इसराइली लोगों के साथ बड़ी अहम मीटिंग्स रखी हुई थी। ये लोग ट्रेवल करने वाले थे और इनका ट्रेवल भी मनसूख हो गया। तो अभी तक नेतन्याहू के हवाले से कोई कंक्रीट एविडेंस या खबर नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा है, मर गया है, जख्मी है, छुपा हुआ है या किसी और मुश्किल में है। लेकिन ये जरूर सबको पता है कि नेतन्याहू 3 दिन से मंजर से थोड़ा हटा हुआ है। मंजर पे वापस कब आएगा इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ईरानी इकदाम मैं आपको थोड़े से बता देता हूं जो उन्होंने गुज़िश्ता 24-48 घंटों में किए। एक तो ईरान ना बहुत बड़े रकबे से मिसाइल दागता है, ईरान का रकबा बहुत बड़ा है, यूरोप के कई ममालिक मिला दें तो इतना बड़ा ईरान बनता है। अब वो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने सिस्टम लगाए, वो कहीं से अटैक करता है, वहां से निकल जाते हैं, उधर से अटैक करता है, अलग अलग जगह से मिसाइल और ड्रोन वो लॉन्च करते हैं ट्रकों के जरिए से। तो आप उनके लॉन्चर्स को तबाह नहीं कर सकते, जितनी देर में वो लॉन्च करते हैं आप पहुंचते हैं वो निकल जाते हैं। तो ईरान का रकबा इतना बड़ा है कि आइडेंटिफाई करना जगह का और वहां पहुंचना ये अमेरिका और इसराइल के लिए एक मुश्किल काम है। फिर आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश की है ईरान ने, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात बन गई है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और समंदर का एक रास्ता नहीं खुलवा पा रहे। बल्कि जिन जहाजों की बात डोनाल्ड ट्रंप रोजाना करते थे कि वो जहाज आ रहे हैं, वो जहाज वापस चले गए पीछे कि तबाही ना हो जाए। और आबनाए हुर्मुज़ जिसको खुलवाना था वो खुलवा ही नहीं पा रहे। ईरान कहता है आकर दिखाओ, वो जो वहां पे आता है उनका जो अमेरिकन रिलेटेड कोई चीज आती है उसको वो आग लगा देते हैं, उस पर मिसाइल मारते हैं, ड्रोन मारते हैं। तो ईरान ने जो है वो जो चैलेंज किया कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाओ, वो खुलवा नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है खलीजी ममालिक के लिए, और खलीजी ममालिक इस आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि जनाब इसको खुलवाएं, आपने लड़ाई की है तो ये बंद हो गई है। तो ये बड़ी सुबह की और शर्मिंदगी की बात है अमेरिका की, ये वो अब तक इसको नहीं खुलवा पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना धमकियां लगाता है लेकिन खुलवा नहीं पा रहा। माजी में ईरान के ड्रोन्स को या मिसाइलों को जो आग का दरिया उबूर करके जाना पड़ता था इसराइल तक, अब सूरत हाल वैसी नहीं है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि काफी ज्यादा उन्होंने डैमेज किया है, मुकम्मल तौर पे तो नहीं कर पाए लेकिन काफी डैमेज किया है फिजाई दिफाई निजाम को जो मशरिक वस्ता में लगाया गया था अमेरिका की जानिब से और इसराइल के पास भी था। तो अब जो है वो ईरान के लिए मुश्किलात उतनी नहीं है, अब वो अपने महंगे और वजनी हथियार इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। तादाद कम है लेकिन ये हथियार ज्यादा लीथल है, ज्यादा खतरनाक है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव जो है वो अरब ममालिक पे है। अरब ममालिक पे अमेरिका, इसराइल लगातार ये दबाव डाल रहे हैं कि आप लड़ाई का हिस्सा बन जाएं, लेकिन अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। देखिए, इस जंग में उतरने से उनको ज्यादा नुकसान होगा। अरब जब इस जंग में उतरेंगे तो दिफाई निजाम तो तकरीबन खराब हो चुके हैं और वो इतना फंक्शनल नहीं है। तो ईरान फिर अरबों के साथ जब लड़ाई में उतरेगा तो दोनों एक दूसरे को मारेंगे। इसमें जो जितना कीमती है उसका उतना नुकसान होगा। यानी अरब ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता है, उन्होंने बड़ी शानदार चीजें बनाई हुई हैं। ईरान जो है वो उतना तरक्की याफ्ता नहीं है, उतनी शानदार चीजें नहीं बनाई हुई। फिर ईरान ने अपने आप को डेवलप किया एक दिफाई नुक्ता नजर से, क्योंकि वो कई दहाइयों से अमेरिका के साथ लड़ाई में है, सर जंग में है।
जबकि अरब ममालिक ने अपने आप को डेवलप किया था सिर्फ तरक्याती नुक्ता नजर से, तो उनका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो लड़ाई में उतरना नहीं चाहते। ये आपस में लड़ेंगे तो मगरबी ममालिक इन्हें महंगे हथियार बेचेंगे, उनका तो मुनाफा होगा ना, लेकिन नुकसान किसका होगा? मिडिल ईस्ट का, ईरान का। और दूसरा, ये जो अरब ममालिक है ये ईरान की मजबूरी भी समझते हैं और खुद भी कुछ हद तक ये मजबूर है। अमरीकी हैरान है कि ये अभी तक जंग में उतरे क्यों नहीं है। उनका अंदाजा गलत साबित हो गया। देखिए, एक शिया सुन्नी डिवाइड तो है अरब ममालिक में और ईरान के अंदर, तो अमेरिका इससे फायदा भी उठाना चाहता था, इसराइल भी इससे फायदा उठाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है ये कमजोर पड़ गई, बल्कि खत्म हो गई फॉर द टाइम बीइंग। यानी अभी कोई शिया सुन्नी डिवाइड नहीं है। अगर ईरान किसी जगह पे अमेरिकन को नुकसान पहुंचाता है तो अरब ममालिक में लोग खुश होते हैं। अरब शहरी भी बाद का वीडियो ऐसी है कि वो खुश होते हैं। तो ये बात भी अमेरिका के लिए हैरान कुन है और अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल से भी उनको बचना है। ईरान कहता है जी हम तो सिर्फ वहां मारते हैं जहां से हमारे ऊपर अटैक किया जाता है। वो अमरीकी असासों को निशाना बनाते हैं अरब ममालिक में और इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो हम अरब भाइयों को कुछ भी नहीं कहते, वो बार बार भाई कह के मुखातिब करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस दबाव को जो लगातार अरब मुल्कों के ऊपर आ रहा है उसको टैकल भी करना है। तो दबाव को टैकल करने के लिए रोजाना एक आधा अरब मुल्क एक वार्निंग जारी कर देता है। पहले सऊदी अरब ने वार्निंग जारी की थी, अब कतर ने वार्निंग जारी कर दी और उन्होंने कहा जी कतर मुज़ाकरात पर यकीन रखता है मगर आइंदा हमले की सूरत में जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान लगातार अटैक कर रहा है। जो अमरीकी एसेट्स हैं इस खित्ते के अंदर या अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रहा है और अमेरिकन को वापस जाना पड़ा। ये एक शिकस्त है। ये शिकस्त नहीं है तो और क्या है? अमेरिकन खुद इसको मान रहे हैं। एक और चीज नाजरीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस पे जरा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने फौजियों से कहा, और बड़ी खुशी खुशी बता रहा था, लोग हंस रहे थे, कि ये जहाज काबू करने चाहिए था। हमने 46 जहाज डुबो दिए ईरान के। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, पता नहीं दावा ठीक है या नहीं। वो तो पाकिस्तानी तैयारे भी 6 से बढ़ा के 11 तक ले गया था जो हमने इंडिया के गिराए थे। वो 6 से 11 तक ले जा सकता है जो पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, तो अपने कहां तक ले जाएगा इसका तो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गेम उठाई हुई थी। लोग हंस रहे थे कि 46 हमने उनके जहाज डबो दिए। तो मैंने उन्हें कहा कि वो जहाज क्या इतने खराब थे? उन्होंने कहा नहीं, बड़े अच्छे जहाज थे। तो मैंने कहा कि हमें उन्हें काबू करना चाहिए था, हमारे काम आते, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए था जहाजों को, हमें उन्हें अपने काबू में लेना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, डुबोने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा फन है, ज्यादा मजा आता है डुबोने में। आप अंदाजा करें। और इसके ऊपर वो हंस रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो रहा था कि जहाज डुबोने में मजा आता है। और तैयार रहे उस वक्त के लिए जिस वक्त कौम को उठना पड़ेगा, नौजवानों को उठना पड़ेगा इस सारे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, ये खानदानी निजाम के खिलाफ, ये चंद खानदानों की गुलामी के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान पे कब्जे के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, अपने आप को ज़हनी तौर पे आप तैयार रखें। जब वो वक्त आएगा तो साथ मिलकर निकलें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। नाजरीन, बिलावल ने कश्मीर के अंदर एक बात की है, जरा वो बात आपके सामने में पहले रख देता हूं। स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी वफाकी वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से आज़ाद कश्मीर का मामला पेचीदा हो रहा है। देखें, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? बिलावल की है। आज़ाद कश्मीर में इतनी सारी फोर्सेस किसने बुलाई? जिन्होंने गोली चलाई बिलावल ने बुलाई, बिलावल की पार्टी ने बुलाई और गोली भी चलवाई। जो लोग हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उन्हें कलअदम किसने करार दिया? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने किया। और कलअदम करार देने के बाद उनके सरों के ऊपर इनाम किसने रखा? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने रखा। तो ये जितना कुछ भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। ये सारा बहरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर की हुकूमत ने किया है। अब आजाद कश्मीर की हुकूमत अलग है, पाकिस्तान की हुकूमत अलग है। बेशक ये एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं लेकिन हैं तो अलग। दो एंटिटीज है आइन के मुताबिक, पाकिस्तान का या आजाद कश्मीर का। तो बिलावल जो कुछ आजाद कश्मीर में बिलावल की हुकूमत कर रही है वो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? ये है मेरा सादा सवाल। तो बिलावल अपोजिशन बनने की या बनने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं जो इंतहाई गैर जरूरी है और नौजवान इस बहकावे में आएंगे नहीं।
वो इसमें फंसेंगे नहीं। हाँ, मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और उसकी ड्राफ्टिंग जारी है। मुज़ाकरात की इस वक्त की सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है। डेडलॉक है सीटों के मामले पे और वहां आकर फंस गए हैं सारे। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगर सीटें कम की जाएं तो जितनी सीटें कम की जाएं उनके पास पूरा इख्तियार होना चाहिए वोट डालने का, वजीर आजम को चुनने का या वजीर आजम को निकालने का, हुकूमत को बनाने और गिराने का इख्तियार। ये जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं इनके पास होना चाहिए, चाहे कम भी कर दी जाए, इनका इख्तियार रहना चाहिए। लेकिन जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग कहते हैं ठीक है जी आप 4 करें 6 करें, लेकिन इख्तियार नहीं होना चाहिए। ना ये हुकूमत बनाएंगे ना ये हुकूमत गिराएंगे। हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार आजाद कश्मीर के अवाम के पास होना चाहिए, क्योंकि वो आजाद कश्मीर की हुकूमत है और आजाद कश्मीर के अवाम जिसको वोट डालेंगे वही हुकूमत बनाएगा, वही हुकूमत गिराएगा। अब क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन हैं तो ये मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने या गिराने में रोल प्ले करें तो एक अलग बात है, लेकिन आजाद कश्मीर की हुकूमत गिराने और बनाने में रोल प्ले ना करें। उनका मौक़िफ़ भी एक तरह से ठीक दिखाई देता है। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट का। तो ये मुज़ाकरात यहां पे आके तातुल का शिकार है। इसमें धोखा भी हो सकता है, याद रखिएगा एंड टाइम पे। और ये सिस्टम कोशिश कर सकता है कि इसको प्रलॉन्ग करे इस चीज को, यानी 22, 23, 24 तक निकलवा ले, 25 को कैंपेन खत्म करके 27 को एक इलेक्शन करवा दें जबरदस्ती कर्फ्यू वाले माहौल में, और कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को दे दें, कुछ PMLN को दे दें, कुछ IPP को दे दें, कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। एक मतंजन सा बना के एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो बैसाखियों के ऊपर खड़ी हो, जो अकेले हुकूमत कर ना सके। PMLN को बाहर से कुछ सीटें मिल जाए, कुछ अंदर से मिल जाए, पीपल्स पार्टी को कुछ अंदर से मिल जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को थोड़ा बहुत हिस्सा दे दे और IPP को कुछ ना कुछ इधर उधर से पूरा करवा के, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में किया, तो एक मतंजन किस्म की हुकूमत बना दे। अब एक राय यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए, और मेरे ख्याल में इनको इलेक्शन लड़ती है। आर्मी चीफ के अंडर सिर्फ और सिर्फ बर्री फौज होती है, तो एयरफोर्स ने तैयारे गिराए, क्रेडिट आर्मी चीफ ने ले लिया और वो फील्ड मार्शल भी बन गए, सारे ओहदे भी ले लिए, इस्तिस्ना भी ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी ले ली। अभी तो इसका भी एहतसाब होना बाकी है कि जनाब ये किस चक्कर में आपने कर दिया। इतनी बड़ी ज्यादती की गई, जिन्होंने कारनामा किया उन्हें दिया कुछ नहीं और एक आउटसाइडर ने सारा कुछ ले लिया जिनके पास उसका इख्तियार नहीं था। यानी एयरफोर्स को वो कमांड नहीं करते, आर्मी चीफ बड़ी फौज को कमांड करता है और एयर चीफ जो है वो एयरफोर्स को कमांड करता है और तमाम फोर्सेस के ऊपर ज्वाइंट चीफ होता है। और आसिम मुनीर साहब ज्वाइंट चीफ नहीं थे। नौरीन नियाज़ी साहबा ने जवाब जमा करवाया NCCIA को और उनके वकील के जरिए से उन्होंने जवाब जमा करवाया। उन्होंने कहा कानूनी हैसियत तो बताए ना आपने, किस हैसियत में हमें ये नोटिस भेजा है। दूसरा, उन्होंने जो नोटिस के अंदर इल्जामात हैं उन्होंने कहा कानूनी शिकें जरा इसकी वादे करें कि आपने किस बुनियाद के ऊपर ये शिकें लगाई हैं। फिर उन्होंने कहा जी तफसीलात भी देना हमें, कि ये सारी तफसीलात बताएं कि हालातों वाकयात आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज आपको बुरी लगी और कैसे बुरी लगी है ये भी आप बताएं। फिर उन्होंने कहा कानून के दायरे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाती हूं, मैं पूरा ताउन करूंगी। इन्होंने कुछ वक्त भी मांग लिया, उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें बताएं कि आपको क्या कुछ चाहिए और किस बुनियाद पे चाहिए और ये कार्रवाई आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं, और फिर हमें टाइम दें ताकि हम आपको प्रॉपर उसका जवाब दे सके। देखिए इसको वायरल जिसने किया ना वो फंसेगा। ये तो 2 लोगों की बातचीत है ना, ऑफ द रिकॉर्ड हो गई। जिसने इसको वायरल किया उसको फंसना चाहिए। और ये वायरल किया गया बाकायदा टाउट्स की जानिब से। टाउट्स ने इस बयानिए को फैलाया है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद से ऐसी चीजों को क्यों फैलाती है? फजलुर रहमान साहब का आप मिसाल ले लें, उन्हें तो किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं किया गया। फजलुर रहमान के ऊपर मुकदमा करने से भी हुकूमत घबराती है, वो नहीं करती। वो ऐसा क्यों नहीं करती? यहां पे नाज़रीन मैंने आपको एक और चीज दिखानी है। ये मोहम्मद वसीम खान साहब है, ये सब इंस्पेक्टर हैं NCCIA के, और ये इस्लामाबाद में। ज्यादातर जो मुकदमात हो रहे हैं ना, ज्यादातर जो कार्रवाइयां हो रही हैं या इंक्वायरियां खुल रही हैं, उसमें ये साहब मुद्दई बनते हैं और ये साहब नोटिस जारी करते हैं। मोहम्मद वसीम खान ये सब इंस्पेक्टर है
NCCIA का। ये कौन है, ये कहां से आया है, ये किस इदारे से यहां पहुंचाया गया है, और ये यहां पे किस काम पे लगा हुआ है, और किस किस को इसने नोटिस जारी कर दिए हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा काम कर रहा हूं। मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। लेकिन ये आदमी आपने याद रखना है, इसे आपने कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये खुद से अज्यूम कर देता है कि ये मेरे मुल्क के खिलाफ है और इसको जो है वो सजा मिलनी चाहिए। ये आदमी फैसला करता है कि कौन गद्दारी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ये एक बेहतरीन पुरजे के तौर पे काम कर रहा है, मोहम्मद वसीम खान। तो किस हैसियत में कर रहा है और कौन इसे अहकामात जारी करता है कि जनाब आप ये वाला काम कीजिए। हालांकि इंतहाई नामुनासिब है। फजलुर रहमान को नोटिस जारी नहीं करता ये आदमी, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नोटिस जारी नहीं करता। लेकिन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या उनकी फैमिली या कोई बंदा आता है, वहां पे ये फौरन नोटिस जारी करता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ी सी और खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूं। एक तो नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पे करप्शन के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। नून लीग के लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको जवाब देना पड़ेगा उस करप्शन का जो करप्शन आपने की है, और मौलाना फजलुर रहमान पे वो चढ़ाई कर रहे हैं। देखें, ये दिन भी आने थे। थोड़ा अरसा पहले बिलावल और मरियम नवाज दोनों मौलाना साहब की गोद में थे। मौलाना साहब ने अपने हाथों से दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और उन्हें रिजीम चेंज ऑपरेशन में पूरी सहूलत दी, और बाद में उन्हें हुकूमतें भी बनवाने में मदद दी। लेकिन मौलाना साहब जो है वो उनका पत्ता काट दिया गया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन नवाज शरीफ और जरदारी के साथ चल रहे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाहर निकाल दिया गया। फजलुर रहमान साहब को इस बात का दुख बहुत है। अब वो पुराने गिले शिकवे भी कर रहे हैं। कारगिल की लड़ाई का मौलाना साहब ने गिला किया, तो मौलाना साहब को याद नहीं है शायद कि कारगिल परवेज मुशर्रफ ने की थी वो घटिया हरकत, जब नवाज शरीफ ने कहा कि इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और ये मुजाहिद बनाकर फौजियों को ले गया है कारगिल के पहाड़ों पे, और ये मानता ही नहीं है कि वो इसके फौजी हैं। और वहां पे सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी, मैयतें फौजियों की शोहदा की पड़ी हुई थी, उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था, और इंडिया ने अमानतन दफनाया था। फजलुर रहमान ने यह कहानी तो सुनाई, लेकिन फजलुर रहमान ने यह नहीं बताया कि उसी जर्नैल को बाद में फजलुर रहमान ने बहुत सपोर्ट किया। उसी जर्नैल ने फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बना कर दी। उसी जर्नैल को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करवाया, किसी को भी बाजियाब नहीं करवाया। जबकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया। ये असद कैसर साहब ने और जुनैद अकबर साहब ने बैठकर इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया और ये इंकशाफ किया है। लेकिन उस वक्त सब रोला डालते थे। आज पता है पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत-ए-हाल क्या है, आजादी की सूरत-ए-हाल क्या है। दो लोग होटल पे बैठे हुए थे रहीमियर खान में, रहीमियर खान पंजाब, मरियम नवाज जहां टिकटॉकर हुकूमत कर रही है, जाली हुकूमत। तो रहीमियर खान में दो लोग बैठे हुए थे होटल पे, वो हुकूमत की बुराइयां कर रहे थे। पुलिस लेगी उठा के जाके पर्चा डाल दिया उनके ऊपर कि जनाब ये जो दो लोग हैं ये सरकार के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, हुकूमती लोगों के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो नाजेबा गुफ्तगू है, लिहाजा जनाब बंदा उठाया गिरफ्तार कर दिया। कि अवामुन नास जो है वो काफी गमो गुस्से में, अवामुन नास जितनी गमो गुस्से में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जरा अवाम को आप इजाजत दें कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, और फिर उनके सामने माइक करें तो वो बताएंगे कि उन्हें असल में गमो गुस्सा किसके ऊपर और किस नौयत के वो अलकाबात से नवाजते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। बहरहाल पुलिस ने बंदा पकड़ा, मुकदमा दर्ज कर लिया, और यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है कि मार्शल लॉ प्लस पाकिस्तान में लगा हुआ है। मार्शल लॉ भी नहीं है, मार्शल लॉ प्लस है। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनका काम पाकिस्तान की हिफाजत करना है, वो किन कामों पे लगे हुए हैं। देखिए, इंडिया ने पानी बंद किया हुआ, किसी ने कुछ किया। पहले एक स्टेटमेंट मुसद्दक मलिक से दिलवाया गया, अब एक स्टेटमेंट बिलावल से, और एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से दिलवा दिया गया। वजह क्या है? ताकि जो DGISPR का स्टेटमेंट है ना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, वो वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसको टोन डाउन करना है। तो उसके मुकाबले में बिलावल का स्टेटमेंट आ रहा है, मुसद्दिक का स्टेटमेंट आ रहा है, तारड़ का स्टेटमेंट आ रहा है, ताकि वो जो DGISPR को बार बार लोग याद दिलाते हैं ना, याद दिलाना चाहिए। जरा ये देखें, आप दोबारा सुने, आपके DGISPR ने क्या कहा था, जब इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो वो क्या करेंगे, सुने। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो कर दो बंद भाई। उन्होंने पानी बंद कर दिया।
राणा सनाउल्लाह ने भी गवाही दे दी है, बिलावल ने भी गवाही दे दी है, मुसद्दिक ने भी गवाही दे दी है, तारड़ ने भी गवाही दे दी है। इंडिया से पानी खुलवाएं, आपके बड़े ताल्लुकात है दुनिया में। आप बोर्ड ऑफ पीस में बैठ गए ट्रंप के कहने के ऊपर जा